गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेके। आज 8 जून है और 8 जून 1891 लगभग 129 साल पहले मणिपुर में एक गोरखा योद्धा सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। उनसे युद्ध करते हुए उन्होंने मणिपुर की माटी में अपना बलिदान दिया, मणिपुर की माटी की हिफाजत करते हुए अंग्रेजों से। वह खुद ब्रिटिश गुरखा में भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी नौकरी छोड़कर मणिपुर एक उस समय एक अलग से एक स्टेट, एक स्वतंत्र, एक अपना कहते हैं राज्य हुआ करता था, उसमें वह सेना में शामिल हो गए एवं ब्रिटिश हुकूमत जो उस माटी में कब्जा करना चाहती थी, मणिपुर की माटी में, उन्होंने अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए। उनकी कहानी आज लगभग भुलाई जा चुकी है। उनके बारे में कुछ एक लोग ऐसे मणिपुर से हैं जिन्होंने लगातार लंबे समय तक अध्ययन किया एवं आज की वर्तमान पीढ़ी का साक्षात्कार निरंजन सिंह छेत्री जी से करवाया। 129वां बलिदान दिवस। न केवल निरंजन सिंह छेत्री जी की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गोरखाली समाज का गौरवशाली इतिहास सदियों पुराना है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में गोरखाली समाज के द्वारा दिए गए महान योगदान का भी वह एक अविस्मरणीय पल है। साथ ही साथ जो भी इस प्रोग्राम को पहली बार देखने आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है गोरखाली समाज की संस्कृति, इतिहास, आज और कल के बारे में बात करने की। बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, उसके बारे में ही समसामयिक विषयों को लेकर लगातार चिंतन मनन करता है वीर गोरखा वेब टीवी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद खबर बनाना नहीं है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आना है, एक इस सच्चाई को आप तक पहुंचाना है जो एक दस्तावेज के रूप में हो, जिसको देख के आप गर्वान्वित महसूस करें। साथ ही साथ उन लोगों को भी ट्रिब्यूट करने का जिन्होंने इस देश की माटी के लिए अदम्य बलिदान दिया, एवं ऐसे लोग जो इन तरह के लोगों को आप तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा समय, कीमती रहता है समय, उसको झोंक कर लगातार काम में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है मणिपुर में भवानी प्रसाद अधिकारी, जिनके प्रयासों से ही लगातार लंबे समय उन्होंने काफ़ी जानकारी जुटाई और अंत में सूबेदार निरंजन सिंह से वह निरंजन सिंह छेत्री गोरखा पुत्र तक पहुंचने में कामयाब हुए। आज उनसे सीधे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, एवं सबसे पहले ये एक छोटी सी खबर सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री के लिए। शहीद सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री भारत के लिए प्रथम गोरखाली शख्सियत जिन्होंने देश की माटी, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री ने क्रांतिकारी मणिपुरी नायक जुबराज टेकेंद्रजीत के लिए मूल गोरखाली सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी और मणिपुर में प्रवेश कर रही थी, तब टेकेंद्रजीत सिंह ने आत्मसमर्पण करने की बजाय अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। छत्रपति शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई की तरह टेकेंद्रजीत सिंह युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। तत्पश्चात सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री को 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए 8 जून के दिन फांसी दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति अद्वितीय थी। फिर भी उनकी देशभक्ति का कार्य शेष पूर्वोत्तर भारत के देशभक्ति के कृत्यों की तरह बहुत कुछ इतिहास के पन्नों में खो सा गया था। शहीद सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री के अंतिम शब्द थे, मेरी जन्मभूमि मेरी मातृभूमि है। मैं इस भूमि के लिए मरने के लिए तैयार हूँ और मैं इस भूमि के लिए मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी भूमि के आत्मसमर्पण और अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मणिपुर की माटी में शहीद हुए इस गोरखा शख्सियत को याद करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में आज हमसे बात करेंगे मणिपुर के शिक्षाविद एवं गोरखाली समाज के जाने माने विचारक भवानी प्रसाद
अधिकारी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है भवानी जी। नमस्कार। भवानी जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, निरंजन सिंह छेत्री जी क्या उनकी शख्सियत थी, क्या व्यक्ति थे वो? उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालें। निरंजन जी छेत्री ऐसे तो हरदोई जिले हिंदुस्तान, तब तो हिंदुस्तान करते थे, वहां से थे। ये पहले 34 नेटिव इन्फेंट्री में ब्रिटिश फौज में ये सिपाही थे। ये कछाड़ मणिपुर के जो सीमाना अंतर्गत कछाड़ वो राज्य पड़ता है, अभी आसाम में है, वहां में कार्यरत थे। बाद में ये बटालियन वहां से अम्बाला की तरफ चली गई। उसके बाद वहां शायद ये भंग हो गई। उसके बाद निरंजन सिंह कलकत्ता होते हुए रंगून पहुंचे। बर्मा बर्मा पहुंचने के बाद उनको कोई एक दोस्त मिला, तो वो वहां से मणिपुर आए। मणिपुर आने के बाद मणिपुर फौज में युवराज टिकन रजित, जिसको सेनापति कहते हैं, कोइरेंग भी उनका नाम है, उनके फौज में वो शामिल भर्ती हो गए। और टिकन रजित ने, सेनापति ने उनको सूबेदार की पदवी पर उनको रख दिया था। जी, एक चीज, जी भवानी जी, इतने महान और इतने कर्मठ व्यक्ति जिनके बारे में इतिहास लगभग उनको भुला चुका है। लगभग मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं काफी लंबे समय से कि उनके नाम को एक पहचान मिले, क्या वजह रही कि सर लगभग 100 साल तक लोग उनके बारे में अधिक नहीं जानते थे? और आज भी न केवल गोरखली समाज के युवा बल्कि देश भर के लोग निरंजन सिंह छेत्री जी के बलिदान को नहीं जानते, क्या वजह है? अब मणिपुर तब एक देश था, अलग देश था। निरंजन सिंह जी चले गए, वहां गायब हुए। किसी को पता भी न चला होगा कि इनकी फांसी हो गई। तो बाद में सेंटिनरी जब मना 1990 को, 1891 में इनको तो फांसी कर दी गई। तो जब इनका सेंटिनरी के समय जब लिखा मणिपुर स्टेट आर्काइव्स ने, तब लिखा ही वाज ए गुरखा। हरदोई जिला से दरिया सिंह छेत्री के पुत्र, हिंदुस्तान के निरंजन सिंह बोल के। तो ये ब्रिटिश उसमें था। ब्रिटिश ने जो उनको फांसी दी थी उस समय 5 मई 1891 को एच मैक्सवेल के कोर्ट में। तब वहां के वो एच मैक्सवेल थे मणिपुर में, पॉलिटिकल एजेंट। उनके कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हुई तो उन्होंने यही कहा था कि मैं हरदोई जिला हिंदुस्तान का दरिया सिंह छेत्री का पुत्र हूं। तो वो एक गोरखा थे। इसलिए मुझे लगता है शायद घर वालों को भी ऐसी वो भनक पड़ गई होगी कि कहीं गया और गायब हो गया। शायद मालूम ही न हुआ हो कि उनकी फांसी हो गई हो, क्योंकि तब तो मणिपुर अलग था। ब्रिटिशों ने भी बताया नहीं होगा कि हमने उसको, निरंजन सिंह को फांसी दे दिया है बोल के। मुझे तो यही लगता है। सर इसके अलावा सर एक बहुत सारे उनके बारे में आर्टिकल्स वगैरह है इंटरनेट में उपलब्ध, कई लोग पढ़ते हैं और उनका रेफरेंस भी देते हैं। लेकिन खास तौर से निरंजन सिंह छेत्री जी कहाँ के रहने वाले थे एवं उनका रूट्स कहाँ से था, इस बारे में यदि अगर आपको जानकारी, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस विषय में काम कर चुके हैं और आपने इस चीज को समझा है बारीकी से। ये बात ये बात पीछे जाती है। जब हम लोग 1990 अभी वहां से शुरू हुई बात, फिर भी हमारे पास आते आते 1996 97 तक लगा। तब से अभी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। अब मैं भी कहा सकता हूँ, अब मुझे भी वो देहरादून वगैरह और बहुत लोगों को मैंने कहा, उत्तराखंड में जो लोग हैं, यूपी में जो लोग हैं, उन लोगों से मैंने बहुत आग्रह की कि निरंजन सिंह का कोई भी वंशज हो सकता है, भले ही उनका ही ना हो, फिर भी तो अपने कोई हो सकते हैं बोल के। लेकिन अभी तक इसका छानबीन नहीं हुआ। अभी हमारे राजू मिश्र जी, उनसे भी मैंने बहुत आग्रह किया था। लास्ट ईयर तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इनका पालन किया था। फिर इस बार तो अब लॉकडाउन पे हम लोग सब हैं। अब मेरी तो रिटायर के लिए मैं इंतजार पे हूँ
तो रिटायर होने के बाद मैं 2 महीना 3 महीना जितना भी लगे मैं हरदोई तो जाके ही रहूंगा और जोड़ूंगा, क्योंकि कोई भी एक क्षेत्रीय परिवार का तो वो था है। तो इतना गर्व है कि भारतीय गोरखाओं में सबसे पहले जिसने फांसी कि वो फांसी का फंदा को चुमा ये तो निरंजन सिंह ही थे। तो उन्हीं के बदौलत आज हम भारत में उनको प्रथम गोरखा सैनिक जिसको फांसी हुई है हमको कहते आए हैं। तो इसको अभी हम लोग का छानबीन, क्योंकि हमारे अपने लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं, हमारे भर्ती गए वो हो गए शहीद हुए। अभी जितना गोरखाली समाज के शहीद होते हैं दूसरे समाज के होते तो कितना वो हो जाता, लेकिन हमारा तो काम ही है, हम लोग ये समझते यही है कि हमारा काम ही बलिदान देना है, बस हो गया। उसके बाद हम इतिहास के पीछे पढ़ते ही थे। जी सर, इसके अलावा एक चीज और है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि निरंजन सिंह छेत्री जी के बारे में मणिपुर के राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए एवं उनके नाम से कोई किसी तरह का रिसर्च पेपर निकाले या उनके किसी नाम से सम्मान देने की बात हो, क्योंकि मणिपुर राज्य जब उस समय के राजे रजवाड़े के जमाने में एक स्टेट हुआ करता था तो उन्होंने उनके लिए मणिपुर की जमीन के लिए अपनी जान दी। वहां की राज्य सरकार का अप्रोच क्या है? ये हमारी ओर से भी अप्रोच कम हो रही है। आजकल क्या हुआ कि हिंदुस्तान में, या तो विश्व को मैं नहीं जानता, हिंदुस्तान में शहीदों का भी अपना अपना जाति अपना अपना गोष्ठी ऐसे होने लगा, तो जिसको भी अमर रखने के लिए अपने ही लोग को आगे आना पड़ता है। तो मेरी दृष्टि से तो मैं कहता हूँ हम लोगों को जितने आगे आना चाहिए था वो नहीं आए। आप सोचिए 1997 98 से मैं दौड़ रहा हूँ, अभी 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि निरंजन सिंह हमारे लोगों ने भी अभी तो अपना लिया है। तब तो पहले कंट्रोवर्सियां होती थी, कोई कहता था ऊंचा है, कोई कहता था काला है, कोई कहता था नेपाल में जन्म नहीं लिया है। तो मैं कहता था मैं भी तो लंबे नाक वाला हूँ, मैंने भी नेपाल में जन्म नहीं लिया, तो क्या मैं गोरखा नहीं हो सकता? तो इसी तरह के वो बात होती थी। तो हमारे लोग भी अभी भी क्या करते हैं कि संकोच में रहते हैं। संकोच हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हम संकोच करते हैं। मणिपुर स्टेट आर्काइव ने जब लिख दिया कि वो गोरखा थे, वो भी सेंटिनरी में 100 वर्ष के बाद जब सेंटिनरी मनाई जाती है तब तो मणिपुर स्टेट आर्काइव्स का कोई भी संपादक उसको लिखता है युवाज गोरखा, बल्कि यहाँ से आगे दीपक जी और क्या प्रूफ चाहिए। इसके साथ साथ मणिपुर निथौरल बल्कि मणिपुर के महाराजाओं एक पुस्तक में लिखा है, तो ये गोरखा थे। 1975 में प्रकाशित हुई थी वो पुस्तक। हमारे आंखों के भी हमारे लोग मणिपुरी बहुत कम पढ़ते हैं, तो हमारे आंखों से ओझल था, तो उसको भी हमने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। गोरखा है, कहीं कहीं गोरखा नहीं, मणिपुर से बाहर से आने वालों को मयांग भी कहते, तो मयांग भी लिखा है। तो मयांग और गोरखा, पहले तो मणिपुर बाहर वालों को मयांग भी कहा जाता था, लेकिन गोरखा नेपाली कहने का तो जब 1980 तब से हम लोग को अलग से देखने का नजरिया बदला। नहीं तो हम भी बाहर से जो लोग थे उसी तरह से हमारा भी नाम गिना जाता था मणिपुर में। अभी मणिपुर सरकार ने भी किया था एक वो मूर्ति के लिए। इसके अलावा सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि इतने बड़े व्यक्ति गोरखा समाज ने अभी तक अध्ययन नहीं किया, क्या कारण रहा, कि क्या कमी दोष है कि हम इस तरह के इतिहास तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्या वजह है कि देश के ही इतिहासकार पूर्वोत्तर भारत के जो लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी है उनको बिल्कुल भी जगह नहीं दी है अपनी किताबों में? ये हमारी कमजोरी मैं मानता हूँ हमारी कमजोरी है। अब देखिए मैं मणिपुर में हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तब जब मणिपुर में नेपाली एमआईएल के लिए, नेपाली पाठ्य पुस्तक के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हमको निमंत्रणा दी, तो वहां हमने आज जो क्लास 10 में नेपाली एमआईएल पढ़ता है मणिपुर का कोई भी बच्चा, तो वहां में शहीद निरंजन छेत्री की जीवनी हमने लिख कर रख दी है। बच्चे पढ़ते हैं, साल में 600-700 बच्चे पढ़ते हैं, पास करते हैं, जाते हैं, फिर भी उनको निरंजन सिंह के बारे में कुछ लिखना होता
तो फिर भी भवानी अधिकारी ही चाहिए। तो भवानी अधिकारी कितने दिन तक जिंदा रहेगा? अरे भाई तुम भी कुछ लिखो बोल के ना पाठ्य पुस्तक में, तुम भी कुछ समझो बोल के ना पाठ्य पुस्तक में रख दिया है। 2007 से 2007 से हमने वो पाठ्य पुस्तक में रखी हुई है, तो अभी तक भी वही हालत है हमारी। हम भी उतना कॉन्शियस नहीं है जितना होना चाहिए था। जी, इसके अलावा एक चीज और जानना चाहेंगे। मैं बात कर रहा था तो पीछे मेरी भांजी है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी। सर एक चीज और इसमें आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप इतना अच्छा काम करते, देखिए हालांकि मुश्किल चुनौती है, लेकिन इतना गौरवशाली इतिहास हम लोगों को कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत है। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक संस्था जो गोरखाली संस्था के नाम पे बहुत सारे पूर्वोत्तर भारत में है, उनको भी अपनी भूमिका दिखानी चाहिए। कभी ऐसा अप्रोच किया आपने उन लोगों के साथ और उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा? जी, अभी जैसे हमारे यहाँ अभी मैं तो साहित्य परिषद का हूँ, जैसे गोरखा विद्यार्थी संगठन है, ये भी आज लॉकडाउन होते हुए ये अपने अपने यूनिट में मना रहे हैं। युवाओं से होना चाहिए ना, अब तो युवाओं से। तो गोरखा विद्यार्थी संगठन अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। अब भारतीय गोरखा परिषद एक मूर्ति बना रही है, अनावरण होने को था, शायद आज ही हो जाता, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण ये स्थगित है। अभी मणिपुर ने ही नहीं, सारे भारत ने अभी अपना लिया है निरंजन सिंह को। अभी तो मैं तो सोचता हूँ हमारे जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, जैसे आप हैं, आपने इतना वो करके आज हमको ढूंढा, तो ये है ना, ऐसे करना चाहिए। तो आपने जो अभी ये जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, मैं तो वीर गोरखा वेब टीवी और गोरखा समाज की तरफ से आपका ऋणी रहूंगा कि निरंजन सिंह छेत्री जी जैसे लोग जो बिल्कुल इतिहास के कहीं ना कहीं धुंधले पन्ने में बिल्कुल छुप से गए थे, जिनको छुपा दिया सा गया था, उनको आपने उजागर किया है। क्योंकि देखिए क्या है, हमारा इतिहास हम लोगों के ही सामने आने से ही हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंच पाएगा। इसी कोशिश के कारण ही मैं वीर गोरखा वेब टीवी चलाता हूं। मेरा मकसद ही यही है कि हम अपनी इतिहास की बातें, भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें खुद करें, कोई दूसरा तय नहीं करे। जी अच्छा, हाँ यही है। अभी हमको क्या है, जैसे हमने अब दुर्गा मल्ल के लिए तो काम किया, तो आज सुबह मुझे बच्चे पूछ रहे थे, तो आप तो प्रथम गोरखा शहीद बोल रहे हैं, तो दुर्गा मल्ल जी प्रथम गोरखा देखिए अभी मिचगंज से। तो मैंने कहा कम से कम वो साल तो देखो, निरंजन सिंह का जन्म कब, निरंजन को कब फांसी हुई और दुर्गा मल्ल को कब फांसी हुई। हाँ, आईएनए के प्रथम थे वो, तो निरंजन सिंह गोरखाओं में प्रथम थे। इतना तो पढ़ो बोल के, हाँ हाँ बोलते। फिर भी हमारे विद्यार्थियों में आज मैं दिन भर सुबह से वही देख रहा हूँ वॉल पे, बच्चों ने कभी कभी कोई बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं ना। इतिहास को गड़बड़ होने नहीं देना है। इतिहास गड़बड़ होने नहीं देना, जो चीज है उसी को लेकर चलो। उसमें कोई मसला उसला डालने का वो नहीं है। नहीं, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। आज 129वीं उनकी बरसी है। 129 साल पहले उन्होंने अपनी आहुति दी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने, उनके खिलाफ हथियार उठाते हुए उनको जवाब देने के लिए। जी सर, समय की थोड़ी सी कमी रहेगी। अंत में दो सवाल मेरे मन में हमेशा लंबे समय से रहा है। क्या सरकार के माध्यम से एक जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं जी। आजकल ऑनलाइन जो व्यवहार है उसमें सब चीजें माफ है। लॉकडाउन का दौर है, आज तो अनलॉक हो गया शुरू। सर ये आपसे जानना चाहता था कि आज के वर्तमान दौर में समाज, सरकार के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं कि हमारे समाज के ऐसे पुरोधा व्यक्ति जिनको हमें अक्सर याद करते हुए उनके बताए मार्गों पे चलना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो अपने प्राणों का अदम्य बलिदान इस माटी के लिए दिया है, वह कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, कुछ भी परिस्थिति हो। क्या लगता है आपको, समाज और सरकार के बीच में सेतु क्या चीज बन सकता है, कहां पे अड़चन है? अभी हमारी सेतु हमारी बन चुकी है। जब यहाँ से पहले कांग्रेस सरकार थी, मूर्ति के लिए प्रस्ताव आया था, तो उस प्रस्ताव कुछ जगह के लिए
हम कहते थे इम्फाल पे बनना चाहिए, सरकार कहती थी नेपाली गांव पे बनना चाहिए। तो ऐसे करते करते कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई। तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद अभी बीजेपी सरकार से भी फिर हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं हमारे जो मणिपुर के हमारे भाई या तो बेटा को राजू बिष्टे जी, अब तो इनका बहुत बड़ा वो हाथ भी है, तो इन्हीं के माध्यम से भी मणिपुर में इम्फाल में एक निरंजन सिंह जी का मूर्ति बन जाए तो बस। और हमको क्या चाहिए, 8 जून को वहाँ कोई भी मंत्री या तो मुख्यमंत्री आके पुष्पार्पण करे, एक वो करे, यही हमको हम चाहते हैं यही। और हम जो लिखने वाले हैं, हम जो साहित्यकार हैं, हम लोगों को क्या होता है, हमको भी परेशानी बहुत होती है इनको स्थापित करने में। मैंने ऐसे ही कहीं से फूल तोड़ा नहीं, कांटों के बीच से लाया हूँ। बहुत जाना पड़ता था आर्काइव्स में, और सिंह नाम था, छेत्री नहीं था। वहाँ के लोग पूछते थे तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो बोल के, मैं कहता था वो गोरखा है। तो बाद में उनके पिताजी का नाम छेत्री मिला, उसके बाद वो गुरखा ये मिलने के बाद तो ये लोग मान गए, नहीं तो 2-3 दिन तक तो नेपाली साहित्य परिषद के सचिव को, अभी मैं अध्यक्ष हूँ, तब मैं सचिव था, तो सचिव को क्या पड़ा है निरंजन सिंह के पीछे पड़े। मणिपुर में तो और भी सारे तो साहित्य है। तो मैंने कहा सबके तो अपने अपने वंशज ढूंढ रहे हैं, और उनका वंशज तो बहुत देरी से आया। तो अभी मुगल का वंशज, मैं भी निरंजन सिंह का वंशज अभी ढूंढने आया हूँ, मैं बहुत देरी से आया हूँ बोल के हम बहुत श्रद्धा से पानी मिलाते थे, पुस्तक देते थे, मैं भी पढ़ता था, कुछ मिलता था तो जेरोक्स करके ले आता था। आज की जैसी वो नहीं थी, आज तो हम फोन में भी फोटो लेकर आ जाते। तो वो जमाना नहीं था जब मैं तब जाता था, लैंडलाइन नहीं था। मणिपुर में तो बहुत देरी से आई ना ये सब कुछ। जी जी, चलिए सर, आपको हम समय का थोड़ी हमें अभाव है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और भी है जिसको हमें कवर करना है। आप हमसे जुड़े और आपको हम एक नतमस्तक होकर आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके ही प्रयासों से निरंजन सिंह छेत्री जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को हमें मिला, और इस चीज़ के लिए आपका ऋणी समाज भी हमेशा रहेगा। आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, ये ऋणी नहीं रहेंगे, क्योंकि भवानी ने जो लाया तो समाज ने उसको मान लिया ना। आज दीपक राय हमसे पूछ रहे हैं, तो मैंने लाया, कोई मानता नहीं था, तो वो अछूता रह जाता तो मुझे क्या आप धन्यवाद देते। इसलिए मैं तो सर्वप्रथम चलिए कोई नहीं सर, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि युवा पीढ़ी लगातार हम इसी तरह से उनको याद करते रहे, किसी भी तरह से उनको भूलना नहीं चाहिए। उनके अदम्य बलिदान को हम समय के साथ सरकारी जितने भी दस्तावेज है उनको खंगालते हुए सरकार के तरफ से उनको एक विशेष सम्मान भी दिलवाए। इसी मकसद के साथ आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतिम में मैं आपसे बिल्कुल सर, आज मणिपुर के जितने भी फेसबुक वॉल पे देखिए, क्लास 10 से लेकर डिग्री तक पढ़ने वाले इतने बच्चों के वाल पे निरंजन सिंह मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। बिल्कुल, इसके लिए तो सर आपको सलाम बनता है। गलत नहीं, इन बच्चों को सलाम देना चाहिए, इन बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल सलाम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मार्ग पर ये बिल्कुल। मणिपुर की जमीन में जो सदियों पुराना गोरखाली इतिहास है, उनके जो आने वाली जो अभी बच्चे हैं, भावी पीढ़ी है, वह बेहतरीन काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ अपने केवल फेसबुक वॉल तक सीमित न रखते हुए उनको अपने जीवन में एक याददाश्त के रूप में याद रखते हुए अपने समाज को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाने के लिए काम करेंगे, देश को बड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए काम करेंगे। इसी बात के लिए सर अब तो बिल्कुल फाइनल में आपसे अलविदा कहूँगा। जी सर, नमस्कार।